यह कहानी उषा किरण खान की है। हिंदी और मैथिली भाषाओं की साहित्यकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है। नमस्कार, आप कहानी सुन रहे हैं गांव को गांव ही रहने दो कहानी। उषा किरण खान बहुत ही सुंदर कहानी है। चांदनी छिटकी है, चहुं ओर 2 दिनों से मेघ उमड़ घुमड़ रहा है, पर जेठ की पूनो तिमिर का सीना चाक कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। उमा बहू लाठी टेकती तालाब के मुहाने पर पहुंच गई थी। नीरो देवी एक अपेक्षाकृत जवान स्त्री के कंधों पर हाथ रखे चली आ रही थी। उमा बहू ने स्मित हास्य से उन्हें देखा। चांदनी इतनी शफाक है कि उनकी सफ़ेद झुर्रियों की एक एक रेखा साफ दिख रही है। मुस्कुराहट से खिले ओठ और पोपले मुख के भीतर छटपटाती जीभ तक साफ दिखती। तालाब की पक्की सीढ़ी तक पहुंचकर लाठी होले से रखा और साड़ी समेटकर बैठ गई। घूंघट पहले ही सरका लिया था, अब पूरा कपाल अनावृत था। नीरो देवी और रीता भी पास आकर बैठ गई थी। दोनों वृद्धाओं की हेम्फनी कम हुई। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। आज नहीं लगता था कि हम मिल पाएंगे, नीरो देवी ने कहा। मेघ तो आकाश को घुड़दौड़ का मैदान बनाकर अभी भी दौड़ रहे हैं। देखो, उमा बहू ने कहा। हाँ ठकुराइन, कब बरस पड़े कौन जाने, अगली पूनों को मिल न पाए, रास्ते सारे डूबे जाएंगे। तो लीजिए हम अपना शौक पूरा करें। नीरो देवी ने कुर्ती की जेब से माचिस और ढोलक छाप बीड़ी का बंडल निकाला। काले छींट की कुर्ती और सफ़ेद छिनतार साड़ी पहन रखी थी। नीरो देवी ने रीता ने सलवार समीज पहना था, वह भी काले छींट का था। नीरो जीरादेई की बेटी है। 14 बरस की बाली उम्र में उसकी शादी हुई थी। दूल्हा 17 साल का था। छपरा हाई स्कूल में पढ़ता था। 22 रोग में चल बसा। एक बार ससुराल गई थी। नीरो अभी दोड़ा नहीं हुआ था, बाल विधवा हो गई। गरीब कायस्थ की बेटी थी। पिता राजेंद्र बाबू के घर में एक प्रकार से मुंशी थे, हिसाब किताब रखते थे। नीरो भी उनके ही घर में रहती थी। उन दिनों अधिकतर स्त्रियां गांव में थीं। नीरो उन्हीं के घर में लिपटी रहती, सिलाई कढ़ाई और अन्य घरेलू कार्यों में मदद देती। उमाकांत सिंह के शहीद होने के बाद जो जनसमूह नरेंद्रपुर में उमड़ा था, उसके साथ नीरो भी थी। अपनी पीड़ा से दुखी नीरो उमा बहू के पास चली आई। वे बार बार बेहोश हो जा रही थी। एक तो 15 साल की छोटी उम्र में माँ बनना, दूसरे यह वज्राघात। उन्हें अपने पति के जाने को उत्सव समझ में नहीं आ रहा था। जब तक सूरज चांद रहेगा, उमाकांत तेरा नाम रहेगा। वे एक सामान्य विधवा नहीं थीं जिसकी चूड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, सिंदूर मिटाए जा रहे थे। यह तो होता ही था। नीरो सब की गवाह थी। वह इस प्रक्रिया से गुजर चुकी थी, लेकिन जीरादेई की होने के नाते उसे पता था कि उसके पति की मृत्यु और शहीद हो जाने में बड़ा फर्क है। उमा बहू के प्रति आकर्षण था जो प्रतिदिन नीरो भागी भागी आ जाती। धीरे धीरे सहेलियापा बढ़ गया। वही सहेलियापा बरकरार है आज तक। लाओ सुलगाओ, महीने में एक दिन हम शौक पूरा करती हैं। घर में तो हुक्का चलता है, उमा बहू ने कहा। हुक्का अभी भी चलता है। यह रीता थी जो पहली बार कोह की रीता नीरो के भाई की बेटी है। नीरो के छोटे भाई बब्बन की 6 बेटियों में सबसे छोटी 5 बहनों की जैसे तैसे शादी कर दी थी बब्बन ने। रीता की न कर सके। रीता ने भी 8 तक पढ़ लिया था। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हो गई थी। एक दुर्घटना में बब्बन और उसकी पत्नी गुजर गए। तब से नीरो और रीता एक दूसरे के सहारे है। अरे नहीं रे, चलता था। हम छुपा के बीड़ी मंगाते और पीते। एक बार सासू माँ ने देख लिया, तब पूरा बंद। 6 महीने तक पेट फूल जाता, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। रीता ने माचिस जलाकर 2 बीड़ियाँ सुलगाकर दोनों वृद्धाओं को थमा दिया। सिगरेट का जमाना है चाची, ई बीड़ी काहे पीती हो? तुम तो दोनों में से कुछ नहीं पीती हो। तुम्हें क्या पता कि किसका स्वाद कैसा होता है? बीड़ी में सौंधी सुगंध होती है, नीरो देवी ने कहा। रीता हंस पड़ी। ए छोकरी, ठहाके न लगा, गांव के लोग सुनेंगे तो। रात निस्बद है, दूर तक आवाज जाएगी। चुप बैठ, क्या होगा समझेंगे कोई चुड़ैल है। दोनों वृद्धा में इत्मीनान से बीड़ी के कश लेकर
धुआं उड़ाने लगी रीता चांदनी में बौराई सी इधर-उधर फिरने लगी। एक छोटे से ढेले को उठाकर पानी में फेंका। छपाक बहूंदे उछली रूपहली होती हुई पुनः समतल में विलीन हो गई। लहरें उठीं, जुम्बिश खाकर सतर हो गई दोनों। बूढ़ी रीता को कभी तालाब को देखती बीड़ी का आखिरी कश लेने लगी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। ठकुराइन, अंदर से सब कुछ खोखला सा लगता है। हौलाप कब टपक जाऊं है नहीं पता। इस रिड़िया का होगा सोचती हूँ। अपनी उम्र वैसी ही है मुशियाइन का करे। मेरी छोड़ो दादी, अब जरा बैठो। संभल के पश्चिम कोने से बाबूजी और नटवर काका चले आ रहे हैं, रीता ने धीमे से कहा। दोनों वृद्धाएं संभल कर बैठ गई। मुशियाइन ने आंचल कपाल तक खींच लिया। उमा ठाकुराइन ने लगभग घूंघट ही निकाल लिया। सामने पश्चिम कोने से सफ़ेद बुर्राक धोती गोलगंजी में बाबूजी और सफ़ेद पैंट शर्ट में नटवरलाल चले आ रहे हैं। रीता के शरीर में सिहरन व्याप गई, रोम रोम कंटकित हो उठा। रीता, तुम्हारे बाबा नहीं आए? इनके साथ उमा ठकुराइन का उदास स्वर सुनाई दिया। मैं यहाँ आपसे पहले से आकर बैठा हूँ दुल्हन, ठाकुर साहब की धीमी गंभीर आवाज सुन तीनों जनी इधर उधर देखने लगीं। ठाकुर साहब हौले से हैंस पड़े। हैंसी की आवाज का अनुसरण करने पर देखा कि इनसे थोड़ी दूर पर ठाकुर उमाकांत सिंह आलती पालती मार कर बैठे हैं। उन्होंने सफ़ेद कमीज और पजामा पहन रखा था। उनके सर पर पगड़ी थी और गले में पड़ी शिवगेंदा की ताजा माला, वही माला जिसे आज ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने पहनाया था। प्रत्येक 11 अगस्त को स्कूली बच्चे तथा शिक्षक आते, कुछ भाषण इत्यादि होते और मालाएं पहनाकर मानो शहीदों को याद करने की ड्यूटी पूरी करते। कुछ मालाएं मनबढ़ू बच्चे उतारकर पहन लेते, एक जरूर छोड़ देते, वही माला सूख कर झरने तक इनके गले की शोभा बढ़ाती। 11 अगस्त के बाद 15 अगस्त को भी भूले बिसरे नागरिक चले आते हैं। मुखिया, सरपंच या ब्लॉक के अधिकारी माला पहनाने का अपना कर्तव्य पूरा कर जाते हैं। तब संगमरमर की उनकी मूर्ति धो धाकर साफ शफाक कर ली जाती है। घेरे में लगी फूलों की क्यारियां साफ कर दी जाती। क्यारियों में सदाबहार शिवगेंदा और तिउड़ा फूल लगा होता है, जिसे हर साल लगाने की जरूरत भी नहीं होती। स्वयं उसके बीज झड़कर पुनर्जीवन प्राप्त कर लेते। घेरे में लगे अमलतास को गाय भैंस बाहर से चरने की कोशिश करता, पर वह बढ़ता और फैलता ही रहा। अमलतास की उपस्थिति जोरदार है। जब वह फूलता है तब मूर्तिवत उमाकांत सिंह को लगता है वे ही दूल्हा बन बैठे हैं। फूल की पीली लड़ियां बेहद कोमल सेहरा है, जिसके स्पर्श को वे तरसते होते हैं। पत्थर की मूरत न हिल पाते न डोल। राजेंद्र बाबू के पास खड़े होते ही नीरो देवी ने धरती पर 3 बार माथा टेका। धीमे स्वर में कहा, गोर लागतानी भैया। सभे ठीक बानू, भैया ने आशीष दिया। अपने के असीस बनल रहे का कहे सब समझते ही हैं। नीरो देवी ने कहा, आजकल जीरादेई के घर की देखभाल सरकार कर रही है। सरकार में बहुत महकमा है, तो बिल्डिंग बचाने वाली महकमा ही देखभाल कर रही है। एक महकमा फूलपत्ती भी देखता है। कुल ठीके बा, नीरो सोचती है। बाबू भैया समझ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो नीरो, हम सब देख समझ रहे हैं। तुम लोगों की उदासी, तुम्हारी विपदा पर कुछ कर नहीं सकते हैं। जब किसी के मन को नहीं बदल सकते तो तन की कौन कहे। बाबूजी, आप चाहे तो जरूर बदल सकता है, नटवर लाल ने कहा। कैसे बाबूजी थे, हृदय में बस कर रहने दो नटवर। मेरे रहते तुमने स्थान को कलंकित किया। मैंने क्या कर लिया? क्या तुम्हारे हृदय में थोड़ी देर के लिए भी मेरा ख्याल आया? अब क्या कहते हो? बाबूजी ने गहरी सांस ली। बाबूजी, यह हमारा दुर्भाग्य कि बदल न सके या कि अपनी अक्ल का दुरुपयोग करते रहे। नटवर का स्वर डूब गया। आप लोगों की बातें सुन मैं बुत एक बारगी घायल हो जाता हूँ। ऐसा क्या था कि बाबूजी के आह्वान पर हम शहीद हो गए? आप कुचाल न छोड़ सके, उमाकांत सिंह ने कहा। फितरत उमा, फितरत नहीं बदलती। नटवर कहते हैं कि वे बड़े भावुक हैं। किसी की बेटी की शादी अटक रही हो, किसी का जनाजा उठ रहा हो, इनसे देखा न जा रहा था। क्या करते? बैंक लूट लाते। तुमसे कहा जाता तो तुम अपनी जमीन या दुल्हन का गहना रेहन रख देते। मैं अपनी कमाई दे देता या बेटी की ससुराल को समझा आता। ये नहीं कर पाए। भावुक हैं तभी तो आपके साथ याद किए जाते हैं, नटवरलाल ने कहा। कहानी सुननी एक अच्छी आदत है। हर किताबें कुछ कहती हैं, हर कहानी कुछ सिखाती है।
तो आप इसी तरह कहानी में बने रहे तो कहानी आगे। आपने देखा है आपका घर मिट्टी में मिल गया है। बिल्ली भी वहां रोने नहीं जाती, कोई आपका नाम भी नहीं लेता। शुक्र है कि आपकी बेटी लौट कर नहीं आई, वरना आपका गुस्सा उस पर उतारते। लोग बात करते हैं, अरे पर लोग गए अब तो सुधरिए, यहाँ आपसे मिलने नहीं आते हैं लोग, काहे बाबूजी से लटक के चले आते हैं। रीता ने आक्रोश में भरकर कहा। तीनों चौंक गए। एक दिन अचानक चांदनी रात को बाबूजी की आत्मा गांव सिमान भ्रमण करने आई, साथ में न जाने क्यों नटवरलाल लग गए। भोले भाले सीधे सजन बाबूजी कुछ न बोले, मूर्ति से गुजरकर आ रहे थे, सो उमाकांत सिंह भी साथ हो लिए। बाबूजी की आत्मा गांव में ही रहती थी। उमाकांत सिंह की तो नौल ही गरी थी और नटवरलाल पिछलगू हो अपना पाप धो रहा था। तीनों के सपने आने शुरू हो गए। उमा बहू और नीरो को फिर तो सभी पूनों को मिलने का वादा सा हो गया। दरअसल हम भूल गए कि किससे मिलने आए थे। बताओ बेटा रीता, तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वह ठीक चलता तो है? स्निग्ध स्वर में पूछा बाबूजी ने। स्कूल की कक्षाओं में नियमानुसार, सिलेबस अनुसार पढ़ाई होती है। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगी कि इस गांव को, इस स्कूल को मॉडल बनाना चाहिए। आखिर भारत रत्न का गांव है। भारत रत्न के गांव के खेतों में सरसों फूल रही है, आम के पेड़ मंजरों से भरे हैं, कोयल कूक रही है, चहुनोर हरियाली है। मेरा मन राष्ट्रपति भवन की चारदीवारी में बेचैन था। बिहार विद्यापीठ में सुकून था, अब गांव में विश्रांति है। बाबूजी ने कहा। हमारे यहाँ जड़कन टूट रही है, परिवर्तन तो है दुल्हन। आपने लंबा जीवन जिया मेरे बगैर, सच बताइएगा कैसा है इन दिनों? क्या मेरी शहादत व्यर्थ गई? उमाकांत बाबू ने पूछा। उमा बहू ने पहलू बदला, घूंघट को थोड़ा और नीचे सरकाया और संभल कर बोलने लगी। मालिक, मुझे तो किसी ने बुक्का फाड़कर रोने भी न दिया। गर्भ से जो थी बबुआ घुटरून चलने लगे, तभी से फूलमाला शंख टीका लगाने झंडा फहराने लगे, आजाद जो हो गए थे। इतना बड़ा शामिल घर था कि कहाँ फुर्सत थी। उपजी अब गया है, ले चलिए वे द्रवित हो चली। सबका समय आता है, दुल्हन इस त्रिकोण को रीता बेटी ही मॉडल बनाएगी। परिवर्तन का मादा है, गांव को गांव रहने देना, इसे नगर न बनाना, वरना यह खो जाएगा तो ढूंढे न मिलेगा। बाबूजी ने समझाया। क्या अब हमें लौटना चाहिए? ओ उमाकांत सिंह ने कहा। सब कहीं अनायास लुप्त हो गए। रीता ने ठकुराइन को सहारा दिया, नीरो देवी को लाठी पकड़ाई और तालाब की सीढ़ियां उतरने लगी। हौले हौले स्थिर जल में अपना चेहरा उन्हें साफ नजर आता, फिर हौले से चुल्लू भरकर पानी चेहरे पर मारती तरोताजा हो उठती, अपने अपने ठिकाने पर लौटती। सबों के दिलो दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रही, परिवर्तन हो पर गांव को गांव ही रहने देना। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।